नमस्ते दोस्तों हमारे देश में कहीं ना कहीं रोज हिंदी को लेकर बात होती है, चर्चा होती है। हिंदी पखवाड़ा बनाया जाता है, पूरे देश में बनाया जाता है। सभी सरकारी अदारे जितने भी हैं, जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं, वहाँ पर हिंदी को लेकर एक भाषा विभाग बनाया जाता है, जहाँ पर अधिकारी होता है वो हिंदी में लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसको देखते हुए हम सब ये मानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, क्योंकि हिंदी ने पूरे देश को जोड़ के रखा है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारी राज्यों की भाषा, पंजाबी या फिर उर्दू हो गई, या साउथ की जो लैंग्वेजेस हैं, तमिल है, कन्नड़ है, बंगाली है, ये सब राज्यों की जो लैंग्वेजेस हैं इनका भी इस्तेमाल होता है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी ही हैं, हम हिंदुस्तान है और हमें उस पर गर्व है। ऐसे में जब ये विवाद उठता है और कोई एक नेता ये कहता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, तो बहुत ही झटका लगता है। वो हिंदी जो हम सुनते चले आए हैं, जिसने इस आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया लोगों को जोड़ने में, उस एक भारत जो कभी लाहौर से लेकर पश्चिम बंगाल या नॉर्थ ईस्ट तक था, वहाँ सब जगह हिंदी बोली जाती थी। लेकिन आज हमारे देश में हिंदी को लेकर विवाद है। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं आर्य समाज के प्रवक्ता और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब इस कार्यक्रम में। नमस्ते जी अमित जी, बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, बहुत झटका लगता है जब कोई नेता या कोई व्यक्ति हिंदी के खिलाफ बात करता है। अभी हाल ही में एक कांग्रेस के नेता हैं सिद्धारमैया, उनका कहना था कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है और ना ही वो कभी उसे राष्ट्रभाषा होने देंगे। बड़ा दुख पहुंचता है। तो आपसे जानना चाहेंगे, वास्तव में हिंदी का भारत में क्या स्टेटस है और हिंदी को हम क्यों राष्ट्रभाषा कहते हैं? अमित जी, मैं स्वतंत्रता से पहले लेकर के चलूंगा आपको। जब हम भारत की संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय इतिहास की बात करते हैं, तो प्राचीन भाषाओं के रूप में निस्संदेह संस्कृत सर्वप्राचीन भाषा है और संस्कृत से ही अनेक भाषाओं का जन्म हुआ है। भारतवर्ष की जो अलग अलग राज्यों में बोलने वाली भाषाएं हैं, उनका भी ओरिजिन कहीं संस्कृत में है। उसी प्रकार से संस्कृत से सीधा संबंध रखने वाली हिंदी भाषा है और हिंदी भाषा की अनेक बोलियां जो अलग अलग क्षेत्रों में, अवधी है, ब्रज भाषा है, कहीं भोजपुरी है, ये सब हिंदी की ही बोलियां मानी जाती है। एक भाषा ऐसी है इस भारत के अंदर जो भारत के बड़े भूभाग में बोली जाती है और कुछ राज्यों में जहां मातृभाषा उनकी कन्नड़ हो सकती है, तमिल हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, लेकिन उन राज्यों में भी आसानी से हिंदी जानने और बोलने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। तो भारत में जब आज़ादी का समय आया, स्वतंत्रता की प्राप्ति हमें हो रही है, लग रहा है, और उस समय ये संविधान का जब विधान तैयार हो रहा था, भारतीय संविधान की जो संविधान निर्माण समिति थी, उसमें बहुत चर्चा हुई इन विषयों पर कि जब हम एक भारत संघीय राज्य होंगे, संघ की दृष्टि से एक देश होंगे, तो उसमें हम किस भाषा को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करें। तो ये बात मैं निश्चिंतः बता चाहूंगा कि कई बार संस्कृत भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की बात भी आई, पर संस्कृत के बोलने वालों की संख्या कम थी। अन्य भाषा वालों को उसमें संस्कृत की शब्दावली बहुत थी, परंतु जो व्यावहारिक दृष्टि से देखा गया तो हिंदी को सर्व स्वीकार्यता से, सर्वसम्मति से राजभाषा स्वीकार किया गया और ये निर्णय हुआ कि धीरे धीरे भारत में सभी कामकाज की भाषा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अपने सभी कार्य अंग्रेजी में करती थी और जो भारतीय परिवेश से संबंधित बहुत सारे कार्य जमीन आदि के थे, जो मुगल काल चले आ रहे थे, उर्दू में चलते थे। हिंदी में भी बहुत बड़े कार्य होते थे,
तो आजाद होने पर ये निर्णय किया गया कि हम हिंदी को ही ऐसा मान सकते हैं कि वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत बड़ा भूभाग हिंदी बोलने वाला मिलेगा और हिंदी में काम करने पर किसी को आपत्ति नहीं होगी। परंतु एक विरोध तो उसी समय प्रारंभ हो गया। दक्षिण भारत के कुछ ऐसे राज्यों के नेता जिन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए हिंदी का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ये मैं बता रहा हूं 1947 से 60-62 तक की समय कि इसमें कार्य चल रहा था कि राजभाषा हिंदी रहे, प्रत्येक कार्य देश में हिंदी भाषा में प्रसारित हों, सरकारी कामकाज की भाषा हिंदी रहे। एक वर्ग था जो अंग्रेजी शिक्षित था। अंग्रेजी शिक्षित वर्ग ने अंग्रेजी को तो वह वैधानिक रूप से कह नहीं सकते थे कि हम उसको राज्य की भाषा बनाएं। उन्होंने जो अंग्रेजी जानने वाले लोग थे और विदेशों में पढ़ाई भी की थी और भारत की सरकार में अच्छा इन्फ्लुएंस रखते थे, मैं ये समझता हूं कि उन्होंने कहीं ना कहीं अंग्रेजी को प्रकारांतर से परोक्ष रूप से लाने के लिए हिंदी का विरोध प्रारंभ कराया। इसमें बहुत से नेता रहे होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा। धीरे धीरे 1966 में आप देखेंगे हिंदी रक्षा आंदोलन बहुत जोर पकड़ता है और उसमें प्रदर्शन होते हैं हिंदी रक्षा के लिए। आर्य समाज एक ऐसा संगठन था जिसके साथ झंडे के तले देश के अनेक सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के लोग जुड़े और हिंदी रक्षा के लिए आंदोलन किया गया और ये कहा गया कि भारत की कामकाज की भाषा हिंदी होनी चाहिए, विद्यालयों में हिंदी में शिक्षा दी जानी चाहिए। खैर वो विरोध हुआ जी एक निर्णय अंतिम नहीं हो पाया जी और ये कार्य चलता रहा। जी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपने कहा कि स्थिति तो ये थी कि हम हिंदी को राजभाषा स्वीकार कर चुके हैं, संविधान में उसको राजभाषा स्वीकार किया गया है, तो फिर हिंदी का विरोध जो हो रहा है मुझे समझ में आता है कि वो केवल राजनीतिक विरोध है और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ही लोग हिंदी का विरोध करने में लगे। जी बिल्कुल। ये जो बात है कि हिंदी के विरोध, ये दक्षिण और उत्तर की जो राजनीति है, ये शायद हमारी जो ये राष्ट्रभाषा है उसको एक तरह ख़त्म करने चाहती है और ना जाने क्या उनके दिमाग के अंदर उपज है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भारत में 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं और जब हम बात करते हैं दुनिया के, तो दुनिया में जो 43.63% लोगों की जो बात करते हैं, ये हो जाते हैं 80 करोड़ लोग जो दुनिया में हिंदी को समझते और बोलते हैं। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी भाषा है हिंदी, जिसमें 80 करोड़ लोग बोलते हैं। विनय जी, मैं आपको एक और डाटा भी देना चाहूँगा। एक आरटीआई हमें पता चली, काफ़ी पुरानी है। उस आरटीआई के अंदर कुछ खुलासे हुए थे, जो खुलासे भारत सरकार को लेकर थे। भारत सरकार ने 1984 से 85 के बीच 5 लाख रुपया जो है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए खर्च किया और 2007 और 2008 का जो वर्ष था, इसके अंदर 6 करोड़ 85 लाख रुपया हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार ने खर्चा किया। और 2012 की बात करें तो 50 लाख रुपया हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए खर्चा किया। और सबसे बड़ी विडंबना है कि भारत सरकार के पास कोई भी ऐसा डाटा नहीं था उस आरटीआई के दौरान, जब वो मांगी गई थी, कि 1947 से 84 तक कितना पैसा प्रचार प्रसार के लिए दुनिया में खर्चा किया गया। यानी प्रचार प्रसार के लिए खर्चा तो किया गया, लेकिन उसका डाटा उपलब्ध नहीं है। 6 करोड़ 85 लाख रुपया सरकार खर्चती है 2007 से 8 में हिंदी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं तो हिंदी की महत्वता सरकारें भी उस समय की जो 2007-8 की थी उन्होंने मानी। और 80 करोड़ लोग जब हिंदी को बोलते और समझते हैं, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी भाषा है, उसमें कोई अन्य भाषा नहीं है। फिर ये जो द्रविड़ होना, द्रविड़न के नाम पे ये कह देना कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा नहीं बनाएंगे, ये आज एक बहुत छोटी राजनीति हो गई है। कांग्रेस के नेता हैं सिद्धरामैया, और उस समय ये नहीं देखते कि कांग्रेस के समय ही कांग्रेस के ही नेता थे जब उन्होंने संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए काम करना शुरू किया। तो विनय जी, आपसे जानना चाहूँगा, आप संस्कृत भी पढ़ाते हैं और हिंदी को आपने बहुत अच्छे से ज्ञान, आप एक प्रोफेसर भी हैं हिंदी को लेकर। हिंदी
इतनी पॉपुलर लैंग्वेज क्यों है दुनिया के अंदर, बाकी भाषाओं के अंदर उतना पॉपुलर नहीं है? वहीं दूसरा सवाल एक ये भी है, ये जो साउथ के जो लैंग्वेजेस हैं उसको लेकर वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड रहते हैं। वो हिंदी को समझते हैं, बोलेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, लेकिन उनको समझ रही है। अगर आप मद्रास में चले जाएँ, चेन्नई चले जाएँ या आप बंगाल चले जाएँ, वहाँ पे लोग समझेंगे आपको लेकिन अनजान बन जाएंगे। ये आमतौर पर देखा है। तो ऐसा घृणा क्यों लोगों के अंदर है? आम लोगों में ये देखा गया है। देखिए, आजादी के बाद मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूं, क्योंकि देश हमारा बहुत बड़ा है, इसका भूभाग बहुत विस्तृत है और उसमें भी जो हमारा उन वर्तमान में जो राज्यों का ढांचा है, उसमें से दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्य, इन कुछ राज्यों में ऐसी स्थिति रही है कि वो जानते हुए भी, चाहते हुए भी, उन्हें पता है कि हम सब अगर पूरे भारत में कार्य चलाना चाहें तो केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा जिससे काम चला सकते हैं। मैं 1991 की घटना आपको बताता हूं, जब मैं तमिलनाडु में था, विद्यार्थी के रूप में गया हुआ था, मद्रास में हम लोग थे। तो मैंने वहां एक सामान्य व्यक्ति जो हमारी कुछ छोटी वस्तु खरीदने की दुकान थी, मैंने उसे हिंदी में कुछ बोला तो वो सिर हिलाने लगा। तो मैंने कहा कि क्या तुम हिंदी नहीं जानते? तो उसने वाक्य यही बोला, मैं हिंदी नहीं जानता, मैं हिंदी नहीं जानता। तो मुझे हंसी आ गई, मैं विद्यार्थी था, कि आप इस वाक्य को तो बोल रहे हो कि मैं हिंदी नहीं जानता, तो ये किस भाषा में बोल रहे हो? उसके बाद वो थोड़ा असहज हुआ। मैं उसी बीच में, हमारे तमिलनाडु में एक प्रोफेसर कन्नन है और वो कन्नन जी हमारे हिंदी के प्रोफेसर हैं, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के स्नातक हैं। मेरी उनसे विस्तृत चर्चा हुई। मैंने, कन्नन साहब, ये कारण क्या है कि विशेष रूप से कुछ राज्यों में, विशेष तमिलनाडु में ही ज्यादा माना जाता है, या पांडिचेरी तो फिर भी हिंदी भाषी काफी लोग वहां पर हैं, पर तमिलनाडु में और थोड़ा बहुत कन्नड़ में और केरल में, इसके अलावा आप आंध्र में जाएं तो आंध्र में हिंदी विरोध नहीं मिलेगा आपको। आप हैदराबाद में सब काम हिंदी में करेंगे, तमिलनाडु में भी काम आपका हिंदी से चल जाएगा। लेकिन जैसे ही बात आएगी कि भारत की एक राजभाषा और वो हिंदी हो सकती है, तब वहां राजनीतिक विरोध शुरू हो जाएगा। राजनीतिक दृष्टि से ही उनका वो विरोध होता है और उनका उद्देश्य केवल ये होता है कि भारत को दक्षिण और उत्तर के दो वर्गों में बांटे रखा जाए और ऐसी स्थिति में हमारा राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकती हैं। जी। वो बता सकते हैं कि देखो तमिलनाडु वालों, आप पर बहुत बड़ा खतरा है। खतरा ये है, यदि तुमने हिंदी को यहाँ स्वीकार कर लिया तो हमेशा तुम पर उत्तर भारत के लोग ही राज करेंगे, तुम्हारे यहाँ का कोई व्यक्ति पूरे भारत पर राज करने वाला नहीं बन सकता। जबकि आप देखिए, अपनी सूची उठाइए कि हमारे यहाँ जो अब तक राष्ट्रपति बने हैं, उनमें से चाहे राधा कृष्णन जी हों, चाहे और कोई दो चार नाम आप ले सकते हैं, एपीजे कलाम साहब हों, ये सब लोग दक्षिण भारत से आते हैं। एपीजे कलाम भी दक्षिण से आते हैं, राधा कृष्णन जी दक्षिण से आते हैं, और मैं एक नाम पूरा, के.आर. नारायणन दक्षिण से आते हैं। हमारे राष्ट्रपति तक दक्षिण से बने। प्रधानमंत्रियों की सूची आप उठाएं तो कर्नाटक से आपके अजीत देवगौड़ा साहब हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऐसी अस्वीकार्यता बिल्कुल नहीं है। उत्तर भारत में आज भी बड़े बड़े मंत्रालय, बड़े बड़े पदों पर हमारे दक्षिण भारत के मित्र बैठे हैं। तमिलनाडु का व्यक्ति जब उत्तराखंड में आईएएस बन के आता है तो वो हिंदी में सारा काम चलाता है, और वो तमिलनाडु का है, उसके बावजूद भी आईएएस में उत्तराखंड या यूपी या बिहार कैडर लेता है तो उसको काम चलाने में दिक्कत नहीं होती। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हिंदी वो बोलते भी हैं, जानते भी हैं, परंतु वो कहते हैं कि हम हिंदी नहीं जानते। तो हिंदी का विरोध करना ही उनका एक प्रवृत्ति है, और उनमें भी बताऊं आपको, आम जन के अंदर वो विरोध नहीं है जी। आम जन में विरोध भरा जाता है। तो मैं ये समझ सकता हूं कि हिंदी का जो विरोध है वो विशुद्ध निहित स्वार्थों पर है, और एक जो डर दिखाया जाता है, जो मैंने आपसे कहा कि उत्तर भारत की भाषा को यदि हमने स्वीकार किया तो फिर यही लोग हम पर शासन करेंगे, ऐसी एक वहां पर की जाती है। तो मैं किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के नेता के द्वारा यदि हिंदी का विरोध किया जा रहा है तो मैं समझ सकता हूं कि वो कितनी संकुचित सोच का परिचायक है। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी आप कहते हैं, और आपने कहा कि भारत का कितना बड़ा भूभाग, 43 से 45% के लोग पूरे भारत में विशुद्ध हिंदी भाषी हैं। उसके अलावा राज्यों में हिंदी कुछ न कुछ अंशों में वहां भी चल रही है। आप गुजरात में
या महाराष्ट्र में, इनकी तो लिपि भी आप देखिए गुजरात की थोड़ी मिलती जुलती है और महाराष्ट्र की तो लिपि भी देवनागरी है। तो ऐसी लिपि एक होने पर भी, भाषा में बहुत सारे शब्दों का समन्वय होने पर भी, और पूरे देश में काम चलाने की दृष्टि देखा जाए तो हिंदी की स्वीकार्यता को देखते हुए भी हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हम पर हिंदी थोपी न जाए। और निश्चित रूप से थोपने वाला विषय कुछ नहीं है, केवल ये बताया जाता है कि आप अंग्रेजी की मजबूरी न बन जाएं, गुलामी न करें। आप भी देखिए ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति तमिलनाडु या कर्नाटक का, जो शिक्षा से महानगरीय शिक्षा जिसने नहीं ली है, वो अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी को ज्यादा समझता है। फिर भी वो लोग हिंदी को स्वीकार करना चाहते हैं, नेता लोग वहां के, पर हिंदी को स्वीकार नहीं कराते। अंग्रेजी स्वीकार करेंगे, हिंदी स्वीकार जी, नहीं बिल्कुल करेंगे। सही। तो ये कारण पूरी तरह से राजनीतिक है और निहित स्वार्थों पर आधारित। जी, आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि अभी ये जो मुद्दा उठा है, ये मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हिंदी को हम वैकल्पिक भाषा बना सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम राज्यों की जो भाषा है, स्थानीय भाषा है, उसका विकल्प बनाएं। उन्होंने कहा इसको हम अंग्रेजी का विकल्प बनाएं, यानी अगर कन्नड़ बोली जा रही है तो कन्नड़ में कार्य हो सकता है, उसके साथ में हिंदी में कार्य हो, ना कि कन्नड़ और इंग्लिश या हिंदी और इंग्लिश। यानी उनका कहना है कि संस्कृति जो भी राज्य की है वो बची रहे। और इसको लेकर जो है, जो दल है, उनका कहना है कि ये जो शासन करने वाली सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, ये एक तरह से सांस्कृतिक आतंकवाद फैला रही है। ये जो सवाल उन्होंने उठाया उस नेता ने, कांग्रेस के नेता ने, ये एक बहुत ही गलत सवाल था। डॉक्टर साहब, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आप संस्कृत के प्रोफेसर भी हैं, तो संस्कृत जो है, संस्कृत के बाद बहुत सारी भाषाओं का जन्म हुआ, उससे ही हिंदी निकली, उससे ही बहुत सारी जो भाषाएं हैं उसकी लिपि का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पे यूज़ हो रहा है। आपके हिसाब से संस्कृत, जो ये साउथ की जो भाषाएं हैं, जिनको लेकर आज लोग एक तरह से झंडा लेके खड़े हुए हैं कि हिंदी को हम उस अपने क्षेत्र में नहीं आने देंगे, उन भाषाओं में संस्कृत का कितना योगदान रहा? क्योंकि संस्कृत एक तरह से सबकी जननी है। जी, अमित जी, क्योंकि संस्कृत से ही सभी भाषाएं कहीं न कहीं से निकली हैं। कोई डायरेक्ट निकली है, कोई आगे 3-4 भाषाओं के बाद उसका संबंध उससे जुड़ा है। तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि न केवल भारत की अपितु विश्व की भी अनेक भाषाएं संस्कृत से ही निकली। संस्कृत के सबसे निकट अगर हम विदेशी भाषाओं में देखें तो ग्रीक है, लैटिन है, और भारतीय भाषाओं में संस्कृत के सबसे निकट हिंदी है। कारण क्या है कि संस्कृत के ही शब्दों का सरलीकरण, संस्कृत के व्याकरण को और सरल करके जहां प्रयोग किया जा रहा है वो हिंदी भाषा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने तो पूरे आर्यावर्त को, भारत देश को आर्यावर्त कहा, और हिंदी के लिए आर्य भाषा का प्रयोग हुआ। तो वर्तमान गृह मंत्री जी ने, जो अमित शाह जी ने जो बात कही है कि हम अंग्रेजी के विकल्प के रूप में हिंदी को देखना चाहते हैं, न कि कन्नड़ के विकल्प में रूप में हिंदी, न कि तमिल के विकल्प के रूप में हिंदी, न कि मलयालम के विकल्प के रूप में हिंदी, न कि मराठी के विकल्प के रूप में हिंदी। वो कहते हैं कि राज्यों की अपनी भाषाएं पूरी गरिमा के साथ, गौरव के साथ अपने राज्य में स्थापित रहें, परंतु उस भाषा के साथ वैकल्पिक भाषा जो अंग्रेजी की डिपेंडेंसी है उसको कम करने का उनका संकल्प है, या उन्होंने ऐसा विचार किया है। और उन्होंने ये कहा है कि जब हमारे बाल्यकाल में बच्चे को कन्नड़ मातृभाषा में शिक्षा दी जा रही है, तमिल में दी जा रही है, तो वो दी जाए, लेकिन जब वो 8वीं कक्षा में पढ़े तो और दूसरी भाषा का जब अवसर आए तो उसको हिंदी भाषा का अध्ययन कराया जाए, जिससे कि वो भारत के दूसरे भागों के आम व्यक्ति से जुड़ सके। देखिए, उद्देश्य बहुत व्यापक है। गृह मंत्री का उद्देश्य इसलिए व्यापक है कि जब श्रेष्ठ भारत, एक भारत की बात हम करते हैं, पूरा भारत एक है हमारा, तो तमिल का या कन्नड़ का व्यक्ति, जो बच्चा 10वीं 8वीं क्लास में भी पढ़ा है और वो उसके बाद उसने उत्तर भारत में आकर के या एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत या भारतीय अपनी संस्कृति की नेशनल इंटीग्रेशन के तहत आना है, तो उसको हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि वह यहाँ के जब आम बच्चे से जुड़ेगा तो उसको यहाँ की भाषा आने में, उत्तर भारत की भाषा आने में उसको ज्यादा लाभ रहेगा। तो वैकल्पिक भाषा हिंदी बने राष्ट्र की, और जो उत्तर भारत में तो है ही, कामकाज की भाषा भी हिंदी है, तो दक्षिण भारत के राज्यों के लिए, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए वैकल्पिक अंग्रेजी पर हमारी निर्भरता न रहे, ये उनका प्रयास है, यही उनका विचार है, यही उनका सुझाव है। ये सुझाव बहुत स्वागत योग्य है, और मैं एक भाषा का विद्यार्थी होने के नाते कहूंगा
कि संस्कृत को हम नहीं चाहते कि आप उतनी कठिन रूप में पढ़े, बहुत सरलता से संस्कृत, और उस सरल से सरल सरल जब करते जाते हैं तो हिंदी बन जाती है। जी यानी कि जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से वो वेद की भाषा के भी बहुत निकट है। सरल जो भाषा है, काठिन्य पूर्ण संस्कृत मध्यकाल में बहुत लिखी गई, उससे हट करके जो सरल संस्कृत है उसके साथ हिंदी का संबंध है। और इन सब भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि है, चाहे वो संस्कृत की हो, हिंदी की हो, मराठी की हो, है जी, हमारी जो बहुत सारी भाषाएं और है उत्तर में, तो इनकी भाषाओं की लिपि भी देवनागरी है। जी बिल्कुल। और देवनागरी लिपि सबसे वैज्ञानिक लिपि है। ये एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, भाषा से जुड़ते हैं, देवनागरी लिपि सबसे वैज्ञानिक लिपि क्यों है? जैसा लिखा जाता है वैसा बोला जाता है। जी देवनागरी लिपि में अ बोला तो अ ही लिखा, जबकि अंग्रेजी को आप देखेंगे तो आप उदाहरण के लिए अजमेर शब्द को बनाइए, अजमेर में ए जे एम ई आर, अब ए है और हिंदी में बोल क्या रहे हैं उसको अ, यानी जब भाषा में हम बोल रहे हैं तो अ बोल रहे हैं, और उसके लिपि में वो क्या है, ए है। ए जे है जे, उसमें एक ही मात्रा लगी है, जबकि ज हम बोल रहे हैं। ऐसे ही ई बोल रहे हैं, एम के बाद मेर, कहीं पर ई से आई बनता है, बड़ी की मात्रा लगती है। तो आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो देवनागरी लिपि सबसे वैज्ञानिक है, जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। ये बात ध्यान कर लें जी कि जो वर्णमाला जैसी लिखी जाए वैसी बोली जाएगी तो सबसे ज्यादा सरल होगी, स्वीकार्य होगी। तो भाषा की दृष्टि से भी हिंदी संस्कृत के निकट होने के कारण, सरलता के निकट होने के कारण और वैज्ञानिक लिपि के साथ जुड़ने के कारण स्वीकार्यता में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जी यदि कोई समस्या है तो पूर्णतः राजनीतिक है। मैं फिर बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, उसका उद्देश्य बांटे रखना है, जोड़ना नहीं है। जी गृह मंत्री जी का सुझाव अंग्रेजी का विकल्प हिंदी ला करके जोड़ने का है। हम सब जुड़े, एक दूसरे के साथ आपसी सांस्कृतिक सिद्धांतों का आदान प्रदान करें, जीवन पद्धतियों का आदान प्रदान करें, उसमें सबसे सरलता हिंदी भाषा से होगी। जी बिल्कुल आपने सही कहा। दोस्तों आपको बता दूं कि हिंदी केवल भारत में ही नहीं बोली जाती, हिंदी भारत के बाहर बहुत सारे देशों में बोली जाती है, जहां पर उनकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन उसके साथ ही हिंदी का भी इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है और हिंदी को पूरा सम्मान दिया जाता है। जी हाँ, जैसे कि हम देखते हैं कि दक्षिण प्रशांत महासागर का देश है फिजी, जहाँ पर बहुत सारे भारतवंशी रहते हैं, वहाँ पर फिजियन हिंदी बोली जाती है, उसको फिजियन हिंदुस्तानी कहते हैं। यह जो है बोली अवधी, भोजपुरी और भारत की अन्य भाषाओं को मिलाकर बनी है, लेकिन वो भी हिंदी का ही एक रूप है। इसी के साथ नेपाल की बात करें तो नेपाल की ऑफिशियल भाषा नेपाली है, लेकिन वहाँ पर भी हिंदी बोली जाती है। और त्रिनाद टबैको, बांग्लादेश, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, वहाँ पर हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। भले ही उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज बांग्ला या अंग्रेजी है या कुछ और भाषा है, लेकिन हिंदी का फिर भी वहाँ पर सम्मान होता है। तो भारत के अंदर हम रहते हुए अगर हिंदी का सम्मान नहीं कर सकते तो हम पर एक तरह से कलंक है कि वे देश जहाँ हिंदी को अपनी मातृभाषा हम कहते हैं, पूरा देश के अंदर आधे से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी हिंदी का अपमान करते हैं। कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं, उनकी राजनीतिक इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो आज की इस चर्चा में निकल के आया कि हम उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम कहीं भी चले जाएं, हिंदी को जानने और बोलने वाला व्यक्ति मिल जाएगा। दुनिया के किसी हिस्से में चले जाएं, हिंदी को जानने और बोलने वाला व्यक्ति मिल जाएगा। तो हिंदी एक तरह से हम कह सकते हैं कनेक्टिंग लैंग्वेज है। आपकी रीजनल भाषा आपकी हो सकती है, वो होनी भी चाहिए, संस्कृति का हिस्सा है और वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं कि सारी भाषाएं जो भारत के अंदर बोली जाती हैं, जो हमारी भाषाएं हैं, वो सब हमारी भाषाएं हैं, चाहे वो कन्नड़ है, चाहे वो बंगाली है, चाहे वो असमिया है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो मद्रासी है, कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी भाषा है, वो सब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन हिंदी भी उसी का हिस्सा है। तो हिंदी और हमारी जो उस राज्य की भाषा है, वो दोनों विकल्प हो सकते हैं अंग्रेजी का, लेकिन अंग्रेजी कभी भी हमारे राज्य की या राष्ट्र की भाषा नहीं हो सकती। विनय विद्यालंकार जी, आपने आज इस चर्चा में जुड़कर हमें बताया कि हिंदी और संस्कृत की क्या खूबियां हैं जो उन्हें एक राष्ट्रभाषा बनाती हैं, वो एक ऐसी भाषा बनाती हैं जो पूरे देश को जोड़ने के लिए
जरूरी होती है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।